नमस्कार, बहुत स्वागत है। भारत सरकार के तरफ से 4 नए श्रम कानूनों को जारी किया गया है। इन 4 नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के लिए क्या नए नियमों को जारी किया गया है और इन नए नियमों में क्या बड़े बदलाव होंगे या फिर पुराने जो श्रम कानून थे उन कानूनों को ही यहाँ पर लागू किया गया है नए नाम से। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत के नए श्रम कानूनी ढांचे को इस वीडियो में बताया गया है। नए श्रम कानून ढांचे का एक समीक्षात्मक विश्लेषण रहने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए श्रम सदैव ही एक केंद्रीय आधार रहा है। यह वह शक्ति है जो उद्योगों को चलाती है, सेवाओं को सुचारू करती है और देश के विकास पथ को गति प्रदान करती है। स्वतंत्रता के बाद से विकसित हुए लगभग 44 केंद्रीय और 100 से अधिक राज्य श्रम कानूनों का जाल अत्यधिक जटिल, अव्यवस्थित और समकालीन आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह गया था। इसी पृष्ठभूमि में दर्जनों पुराने कानूनों को समेकित करके 4 नए श्रम संहिताओं यानी कि लेबर कोड्स का निर्माण एक ऐतिहासिक और साहसिक प्रयास है। जहां सरकार इसे श्रम सशक्तिकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संयोजन का एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं श्रमिक संगठन और विशेषज्ञ इसमें कई गंभीर खामियां और श्रमिक विरोधी प्रावधान देख रहे हैं। यह वीडियो इन्हीं 4 स्तंभ वेतन संहिता, कोड ऑफ वेजेस, औद्योगिक संबंध संहिता, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त के समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो न केवल इनके सैद्धांतिक लाभों बल्कि इनकी व्यवहारिक चुनौतियों और आलोचनात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखिए वेतन संहिता 2019, द कोड ऑफ वेज 2019। वेतन संहिता 2019 सबसे पहले लागू होने वाली संहिता है, जिसका उद्देश्य वेतन की एक सार्वभौमिक परिभाषा तय करना और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का मार्ग प्रशस्त करना है। सैद्धांतिक रूप से यह एक प्रशंसनीय कदम है। 4 या 5 अलग अलग वेतन संहिताओं के स्थान पर एक परिभाषा होने से पारदर्शिता बढ़ जाती है। श्रमिकों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर लाभों की गणना करने में सहूलियत होगी। वहीं किंतु समीक्षा की दृष्टि से यहाँ कई गंभीर प्रश्न उठते हैं। सबसे बड़ी चिंता राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन को लेकर है। यह संहिता एक सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी की बात तो करती है, लेकिन इसको तय करने और इसको लागू करने का अंतिम दायित्व केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। यानी राज्य या फिर केंद्र सरकार चाहे तो लागू करे, नहीं तो नहीं करे। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थितियां और जीवन यापन का खर्च अलग अलग है, एक वास्तविक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना व्यवहारिक रूप से अत्यंत कठिन है। आशंका यह है कि यह प्रावधान केवल एक सलाहकारी चरित्र का रह जाएगा और राज्यों द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में भारी असमानता बनी रहेगी। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के लिए निर्धारित रहेगी, जिससे श्रमिकों के प्रवासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरा मुद्दा वेतन की परिभाषा से जुड़ा हुआ है, जहां मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य विशेष भत्तों को वेतन में शामिल किया गया है। वहीं यह डर बना हुआ है कि नियोक्ता मूल वेतन को कम रखकर अन्य भत्तों में हेरफेर करके बोनस, पीएफ, ग्रेजुएटी जैसे लाभों पर होने वाले खर्च को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार सार्वभौमिकता का सिद्धांत व्यवहार में श्रमिकों के वास्तविक वृत्तिक लाभ में परिवर्तित होता दिखाई नहीं देता है। यानी जहां पर श्रम कानून लागू को नहीं मिल पाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 के तहत औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सबसे अधिक विवादास्पद संहिता है। इसका उद्देश्य ट्रेड यूनियन हड़ताल और नौकरी की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को आधुनिक बनाना है। इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जैसे प्रावधान को लचीलेपन के एक बड़े कदम के रूप में पेश किया गया है। हालांकि एक समीक्षात्मक नजरिया से यह संहिता श्रमिकों के सामूहिक अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा श्रमिकों की छटनी है।
यानी कि रिट्रेसमेंट से जुड़ा संहिता के तहत 300 श्रमिकों तक की इकाइयों में छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कोई कंपनी है जहां पर 300 के आसपास या उससे कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है बिना किसी सरकारी मंजूरी के। यह सीमा पहले 100 श्रमिकों की होती थी। इसका सीधा सा अर्थ है बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के श्रमिकों की छंटनी कर पाएंगे। इससे नौकरी की सुरक्षा को भारी झटका लगेगा और नियोक्ताओं के हायर एंड फायर की नीति को अपनाना आसान हो जाएगा। वहीं दूसरा गंभीर मुद्दा हड़ताल के अधिकार से जुड़ा है। संहिता में हड़ताल शुरू करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना और एक निश्चित सीमा से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान श्रमिकों की सबसे प्रभावी हथियार हड़ताल की क्षमता को कमजोर करता है। यह श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच शक्ति संतुलन को नियोक्ताओं के पक्ष में खिसका देता है। साथ ही निगोशिएटिंग यूनियन की अवधारणा, जहां एक प्रतिष्ठान में केवल एक ही यूनियन को मान्यता दी जाएगी, यानी छोटे यूनियनों की आवाज को दबाने और नियोक्ता समर्थक यूनियनों को बढ़ावा देने का कार्य कर सकती है। संक्षेप में यह संहिता लचीलेपन के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा को दरकिनार करती हुई प्रतीत होती है। अगर कोई घटना घटती है या फिर कोई भी श्रमिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत होते हैं तो उनका आंदोलन यहाँ पर अमान्य कर दिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई का भी प्रावधान कर दिया जाएगा, क्योंकि इस नियम में यही प्रतीत होता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह असंगठित क्षेत्र गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का। आपने देखा स्विगी, जोमेटो जो अलग अलग इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, इनमें काम करने वाले जो वर्कर होते हैं गिग वर्कर की श्रेणी में आते हैं। यह एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम होगा क्योंकि देश की लगभग 90% श्रम शक्ति इन्हीं क्षेत्रों में कार्यरत है और अब तक इनकी पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ आदि से ये बाहर बने हुए थे। परंतु एक गहन विश्लेषण इसकी व्यवहारिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल वित्त पोषण फंडिंग का है। संहिता में सरकार नियोक्ताओं और श्रमिकों के अंशदान से एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की बात कही गई है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए पर्याप्त कोष जुटाना एक बृहद और अत्यंत जटिल कार्य है। न तो कोष के सटीक स्रोत स्पष्ट है, न ही प्रत्येक हितधारक के अंशदान का स्पष्ट फार्मूला है। इसके बिना यह प्रावधान एक कागजी घोड़ा बनकर रह जाने का खतरा बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चिंता पात्रता और प्रशासन की है। असंगठित और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण कैसे होगा? उनकी आय के स्रोत अस्थिर हैं, ऐसे में उनके अंशदान की राशि कैसे तय होगी? क्या एक ओला ड्राइवर या जोमेटो डिलीवरी पार्टनर को नियमित रूप से अंशदान करना संभव हो पाएगा? इन सभी सवालों के ठोस जवाब के अभाव में यह संहिता केवल एक सुंदर विचार बनकर रह जाने का जोखिम रखती है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ग्रेजुटी जैसे लाभों में लचीलेपन को श्रमिक हितों से समझौता माना जा रहा है। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020, जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020 OSH कोड का लक्ष्य कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानकों को मजबूत करना है। इसमें कई सराहनीय प्रावधान हैं, जैसे कि महिलाओं को रात की पाली में काम की अनुमति देना, सुरक्षा शर्तों के साथ, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम रहेगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना भी एक प्रगतिशील विचार है, किंतु इसकी आलोचना का केंद्र इसके दायरे और क्रियान्वयन से जुड़ा है। यह संहिता मुख्य रूप से उन्हीं प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जो किसी उद्योग, व्यापार या व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस अस्पष्ट परिभाषा के चलते बड़ी संख्या में छोटे प्रतिष्ठान, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के उद्यम, इसके दायरे से बाहर रह सकते हैं। वहीं यहाँ यह लागू होता है कि वहाँ निरीक्षण तंत्र यानी कि इंस्पेक्शन व्यवस्था की कमजोरी एक बड़ी बाधा रहेगी।
भारत में श्रम निरीक्षकों की भारी कमी है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के प्रावधान तब तक अधूरे हैं जब तक जमीनी स्तर पर एक मजबूत और निष्पक्ष निरीक्षण तंत्र मौजूद न हो। सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी स्व प्रमाणन की व्यवस्था नियोक्ताओं पर अत्यधिक विश्वास दर्शाती है, जबकि अनुभव बताता है कि लागत कम करने के चक्कर में कार्यस्थल सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। इस श्रम कानूनों का टोटल निष्कर्ष है, जिसमें भारत का नया श्रम कानूनी ढांचा निसंदेह एक साहसिक और आवश्यक सुधार है, जो जटिलता को सरल बनाने और अर्थव्यवस्था को एक संस्थागत ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है। किंतु एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि यह सुधार अपनी संभावनाओं और खतरों के बीच एक नाजुक संतुलन पर खड़ा हुआ है। यानी नियम तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर अंदर देखने पर, इनके नियमों को जानने पर, इसमें जो मूल रूप से लाभदायक श्रमिक हैं उनको लाभ ना के बराबर मिल सकता है। इन संहिताओं का झुकाव स्पष्ट रूप से व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने की ओर अधिक और श्रमिक अधिकारों के संरक्षण की ओर कम प्रतीत होता है। औद्योगिक संबंध संहिता में छटनी और हड़ताल के प्रावधान श्रमिक वर्ग के लिए एक झटका है। वेतन और सामाजिक सुरक्षा संहिताओं के तहत घोषित लाभों के क्रियान्वयन की राह में वित्तीय और प्रशासनिक अवरोधकों के गहरे सवाल मौजूद हैं। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि यह सुधार एक अधूरी क्रांति है। इसकी सफलता पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि इसको जमीन पर कैसे उतारा जाता है। इसके लिए आवश्यक है जिसमें मजबूत क्रियान्वयन नियम, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले नियम ऐसे हों जो श्रमिक हितों की रक्षा करें और केवल कारपोरेट लाभ को केंद्र में न रखें। दूसरा, पारदर्शी कोष व्यवस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा एक स्पष्ट, पर्याप्त और पारदर्शी वित्त पोषण मॉडल विकसित किया जाए। श्रम निरीक्षण तंत्र का सुदृढ़ीकरण, निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और तकनीकी का उपयोग करके एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें श्रमिक जागरूकता, श्रमिकों को उनके नए अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। श्रमिक जागरूकता के तहत इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह ऐतिहासिक सुधार अपने उद्देश्यों से भटक कर केवल कानूनी समेकलन तक सीमित रह जाएगा और श्रमिक वर्ग के हितों के साथ एक बड़ा धोखा साबित हो जाएगा। अंततः एक सफल श्रम सुधार वही है जो उद्योग को गति दे और साथ ही श्रमिकों को सम्मान दे। उनके हक का उनको जो लाभ मिलना चाहिए वह यहाँ पर मिलना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।